सीक्रेट वॉरियर्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि लेवाइथन्स का एक ग्रुप जो है वो नेमेसिस शिपयार्ड के ऊपर आता है हाइड्रा के, और वहां से वो गॉर्गन से बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से मुकाबला करते हुए वहां से जो है वाइपर को अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि वो बॉक्स उनके पास मौजूद है। यहीं से हमने दूसरी तरफ देखा कि निक फ्यूरी जो है हमें यहाँ पे पूरी की पूरी हिस्ट्री बता रहे होते हैं, किस तरह से हाइड्रा जो है वो जर्मनी के अंदर से पैदा हुई थी और दूसरी तरफ लेवाइथन जो है, और दरअसल लेवाइथन जो है वो रशियन कोल्ड वॉर के नतीजे में पैदा हुई थी। और वहीं पे हमने दूसरी तरफ ये भी देखा था कि किस तरह से लेवाइथन जो है वो वहाँ पे वाइपर से पूछताछ करने की कोशिश कर रहा होता है, और बेसिकली उनको बॉक्स किसी बहुत ज़रूरी काम के लिए चाहिए। और इसी तरह वहाँ पे देखते हैं कि अगले पल जो है वो वहाँ पे अपने एक होर्ड को समन करने के लिए तैयारी कर चुका है। अब आगे तो हमारी कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है अगले दिन न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, जहाँ पे हम लोग एक जहाज के अंदर शिफ्ट होते हैं जिसमें निक फ्यूरी बैठे होते हैं, और वहाँ डमडम डुगन से बात कर रहे होते हैं, और डमडम यही पूछ रहा होता है कि तुमने मुझे उस दिन उस मीटिंग से बाहर क्यों निकाला। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि इस तरह अपने अपीयरेंसेस को आने जाने दिया करो डमडम। और हाँ, मुझे इस बारे में लगता है कि वो बच्चे बिल्कुल तैयार हैं अब, इवन तो वो लोग नॉर्मली जो है एक लेवाइथन यूनिट होने वाले हैं, लेकिन वहाँ पे पियर्स तुम्हें जो है एक बैकअप देने के लिए तैयार होगा जैसे ही तुम चाइना के लिए आगे बढ़ोगे। तो वहीं से डमडम बोलता है क्या हम लोग एंड गेम के अंदर हैं। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि जब तक तुम्हारे पास फ्री टाइम मौजूद है उसको एंजॉय कर लो, अब मैं तुमसे दोबारा इटली के अंदर मिलूंगा और उसके बाद से हम डेजर्ट के ऊपर होंगे। और इसी तरह देखें कि डमडम यहाँ पे बिल्कुल परेशान हो जाता है, क्योंकि दरअसल अब निक फ्यूरी ने उसको बता दिया है कि अब वो लोग एंड गेम के अंदर पहुंच चुके हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहीं से डमडम अपने लोगों से पूछता है तो बॉयज क्या तुम्हारे पास इस बारे में कोई थॉट्स हैं? गेब तुम कुछ कहना चाहोगे? तो गेब बोलता है कि वेल मैं उस आदमी के ऊपर पूरा भरोसा करता हूँ, उसने अपना भरोसा मुझसे कमा लिया है, लेकिन मैं ये इतना ज़रूर कहना चाहूँगा जो हमारी एबिलिटी है ऑपरेट करने की वो इस वक्त थोड़ी कम है, और अगर हमने चाइना के अंदर ये सब करा तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है फंस मच के रह जाएगा, मतलब हर कोई उसके बारे में जान जाएगा। तो वहीं से वो पूछता है कि जैस्पर तुम्हारा क्या ख्याल है? तो कहता है कि गेब बिल्कुल ठीक कह रहा है, अगर हमने वहाँ पे इस तरह कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये एक इंटरनेशनल इंसिडेंट कायम कर सकता है। और वहीं से वो पूछता है तो एरिक तुम्हारा क्या ख्याल है? तो वहीं से बोलता है कि मुझे लगता है कि बिल्कुल जो ओल्ड मैन कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, और मुझे नहीं लगता कि हम उसकी बात से इनकार कर सकते हैं। तो वहीं से बोलता है डमडम तो अच्छा अब ऐसी बात है। और इसी तरह हम यहाँ से अगले पल शिफ्ट होते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि निक फ्यूरी बैठे होते हैं और क्वैक वहाँ पे उसके पास आके बोलती है कि बॉस आपके पास 1 मिनट मौजूद है, मैं आपसे यहाँ पे दरअसल जो हूँ सेबेस्टियन के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि डेजी इस वक्त हमारे पास इन चीज़ों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है, लेकिन डेजी बोलती है कि नहीं आप मेरी बात सुने, या तो ये मेरी टीम है या मेरी टीम नहीं है। मैं जानती हूँ कि आपके साथ काम करना ये एक बहुत बड़ी बात है, आई मीन आई लव्ड इट, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वेल ऐसी बहुत सी चीज़ें इनके बारे में मुझे अभी तक कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये मेरी टीम है, तो क्या आपको मुझे भरोसा है या मुझ पर भरोसा नहीं है इस बारे में? तो वहीं से निक फ्यूरी बोलते हैं कि वेल तुम यहाँ पे बिल्कुल बात तो ठीक कर रही हो, उसके बारे में कोई शक नहीं है। ठीक है, तुम एक काम करो कि अपनी मिशन फाइल्स को दोबारा से रीड करो, अपने ट्रेनिंग रिपोर्ट्स के ऊपर दोबारा से नजर डालो, तुम सेबेस्टियन की पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखो और उसके बाद फिर आराम से सोचने की कोशिश करो क्या हम अपनी टीम के दूसरे मेंबर्स की जान खतरे में डाल सकते हैं सिर्फ उसकी वजह से, और अगर तुम्हें लगता है कि हाँ तो फिर तुम एक डिसीजन ले सकती हो। तो वहीं से उसका एक आदमी आता है निक फ्यूरी और कहता है कि सर हम कुछ देर में लैंड करने वाले हैं। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि बहुत शुक्रिया। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि वेल तुमने क्या सोचा? तो कहती है मुझे ये सारी की सारी फाइल्स वगैरह रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि मेरी टीम के हर एक बंदे के अंदर स्टील मौजूद है। तो इसे निक फ्यूरी बोलते हैं कि देखो बच्चे तुम अभी नहीं समझ रही हो मेरी बातों को, लेकिन ये एक ऐसा लेसन है, या तो तुम अपनी हर्ट फीलिंग के साथ समझ जाओ या फिर अपने साथियों का खून अपने हाथ में लगने के बाद ही समझोगी। तो तुम वाकई में श्योर हो कि तुम इसी तरह से जाना चाहती हो आगे? तो क्या बोलती कि हाँ बिल्कुल। तो निक फ्यूरी बोलते कि ऑल राइट, जैसा फिर तुम चाहो। और इसी तरह हम यहाँ से दोबारा जो है गहना के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे मैडम हाइड्रा वो जहाज में बैठ के जा रही होती हैं। तो इसे गॉर्गन आता और पूछता है कि मैडम हाइड्रा क्या आप जा रही हैं? तो वो कहती है कि हमारी सिस्टर को वहाँ किसी ने कैद किया हुआ है जिसके बारे में हम नहीं जानते कि वो कहाँ है, तो मैं यहाँ पे चुपचाप बैठ के खामोशी से तमाशा नहीं देखने वाली हूँ। तो इसे गॉर्गन बोलता है कि वैसे हम यहाँ पे बैठ के कुछ नहीं कर रहे हैं, मेरा मतलब हम यहाँ पे अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं से मैडम हाइड्रा बोलती है कि रियली तुम लोग यहाँ बैठ के इस बात का इंतजार कर रहे हो कि हम ट्रेडर को पकड़े और उसके बाद हम आगे प्लानिंग करना शुरू करेंगे? इतनी देर में अगर उन्होंने वाइपर के दिमाग से हर वो सीक्रेट निकलवा लिया जो कि हमारे लिए जरूरी है तो हम क्या करेंगे? देयर इज अ डिफरेंस गॉर्गन, और ये दोनों चीजें मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल हैं। तो गॉर्गन बोलता है कि खैर जो है वो तो है, लेकिन अगर तुम यहाँ से इसी तरह से चले गए तो क्रैकन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, क्योंकि उसने अभी तक तुम्हारे दिमाग को रीड नहीं करा है, वो इसके बारे में नहीं, मुझे नहीं पता कि वो उसके बारे में किस तरह से रिएक्ट करेगा। क्या मुझे तुम्हें जाने से रोकना चाहिए? तो वहीं से मैडम हाइड्रा बोलती है कि किस लिए? उन टेलीपैथिक स्कैन्स के लिए? प्लीज़ ये सब मुझ पर करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुम किसी के दिमाग पढ़ के क्या ही हासिल कर सकते हो जब सारा का सारा झूठ जो उसके दिल के अंदर भरा हो, और वैसे भी वो तुम ही थे ना जिसने अपनी आंखों से देखा था कि तुम्हारी बहन को तुमसे छीनते हुए ले जाया जा रहा था और तुमने कुछ भी नहीं करा, तो इसलिए मैं जो कर रही हूँ वो हम दोनों के लिए कर रही हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ से मैडम हाइड्रा जहाज में बैठ के आगे की तरफ बढ़ जाती हैं।
इसी तरह हम एक टेंपल के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे बैरन स्ट्रकर जो है वो यहाँ पे अपने कुछ एजेंट्स के ऊपर जो है अपनी प्रैक्टिस वगैरह कर रहा होता है और यहाँ शानदार तरीके से मुकाबला कर रहा होता है और अपने पुराने दिनों को याद कर रहा होता है। और इसी मुकाबले के बीच वो सारे के सारे एजेंट्स की यहाँ पे छुट्टी कर देता है। तो क्रैकन बोलता है तो अब कैसा लग रहा है? तो स्ट्रकर बोलता है कि बिल्कुल पहले जैसा हम कभी पहले हुआ करते थे। और तुम बताओ ओल्ड फ्रेंड कि तुम कैसे हो? तो क्रैकन बोलता है कि गहना जो है ये बहुत ही होली प्लेस है बैरन स्ट्रकर, और मैं तब तक खामोशी से नहीं बैठने वाला हूँ जब तक मैं इस बारे में ना जान लूँ कि वो कौन शख्स है जो कि हमें अंदर से जहर देने की कोशिश कर रहा है। तो वो पूछता है कि बताओ कि हमारे टेस्ट कहाँ तक पहुंचे? तो कहता है अभी हमारे पास कोई खास रिपोर्ट नहीं है। मेरे पीएसआई एजेंट जो हैं पैक्ट करेंगे गॉर्गन और मैडम हाइड्रा को आज दोपहर के अंदर, उसके बाद हम बहुत जल्द जान जाएंगे। तो स्ट्रकर बोलता है कि हाँ हमें ये करना ही होगा, वरना वो चीज़ को हम किस तरह से ख़त्म करेंगे जो चीज़ हम दोनों ने मिलकर शुरू करी थी। और इसी तरह हम यहाँ से हाइड्रा आइलैंड के ऊपर शिफ्ट होते हैं 5 साल पहले, जहाँ पे हम देखते हैं कि बैरन यहाँ पे अपने 2 बच्चों के साथ बैठा होता है और उसके बच्चे काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुके होते हैं। लेकिन इतनी देर में यहाँ पे उनकी कुछ बातें वगैरह चल ही रही होती हैं, तो इतनी देर में वहाँ पे जो है क्रैकन उनसे मिलने के लिए आता है। इस तरह हम देखते हैं कि जैसे वो वहाँ पे आता है तो स्ट्रकर के जो दोनों बच्चे होते हैं वो फौरन जज्बाती हो जाते हैं और उससे लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन वहीं से वो बोलता है कि ये बच्चे ही हैं। तो वहीं से स्ट्रकर आता है, बोलता है कि एंड्रियास प्लीज काम योरसेल्फ, ये मेरा बहुत ही पुराना दोस्त है जिसको मैं बहुत सालों से जानता हूँ। तो वहीं से वो बोलते हैं कि अच्छा इससे पहले हम इससे तो नहीं मिले, ये क्रैकन है, लेकिन ये क्या ये कौन है और ये क्या करता है ये तुम्हारा कंसर्न नहीं है बच्चों। आओ क्रैकन हम एक वॉक पे चलते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ से बेसिकली क्रैकन और स्ट्रकर जो है अपने अपने एम्बिशन शेयर करना शुरू करते हैं और हमें पता चल रहा है कि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा पुराने दोस्त हैं। लेकिन यहाँ पे क्रैकन आके दरअसल ये बात बताता है कि वो जो है अब बेसिकली मर रहा है, कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से वो मर रहा है। तो स्ट्रकर बोलता है कि तुम जैसा आदमी और मर रहा है, मैं इस बात को मानने से रिफ्यूज़ करता हूँ क्रैकन। तुम तो वो शख्स हो जो कि दूसरे लोगों को इमोर्टलिटी के रास्ते पे चलाता है, तुम वो इंसान हो जो कि दूसरों को उनकी डेस्टिनी दिलवाने में उनकी मदद करता है। हम दोनों ही जो हैं अपने उस मिशन के अंदर एक दिन जरूर सक्सेसफुल होंगे और हम यहीं पे पीटा के ऊपर खड़े होकर निकोलस फ्यूरी की लाश के ऊपर खड़े होंगे और हम बता देंगे कि हम विक्टोरियस हैं। और मैं इस बात का तुमसे वादा करता हूँ कि हम दोनों निक फ्यूरी को ख़त्म कर डालेंगे। तो क्रैकन बोलता है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी किस्मत ऐसी ही हो। और इसी तरह हम ककून के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे इस वक्त कैटरपिलर्स की टीम यानी कि सीक्रेट वॉरियर्स मौजूद हैं और वो सब बोलते हैं कि जरा देखो कौन वापसी आया है। तो वहीं से डेजी बोलती है कि हे गाइस, आई होप कि जब मैं यहाँ पे मौजूद नहीं थी तो सबने अच्छे से बिहेव किया होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम लोगों ने एक अच्छा टाइम यहाँ पे बिता लिया होगा क्योंकि अब वेकेशंस खत्म हो चुकी हैं। तो वहीं से जेडी बोलता है ओ ये लगता है कि सीरियस जो थी वो और ज़्यादा सीरियस होकर आई है वहाँ से। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि जहाँ से निक फ्यूरी आते और कहते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बच्चे, एवरीवन मीट मी इन द मीटिंग रूम इन 10 मिनट्स। और इसी तरह हम लोग यहाँ पे लॉन्ग विंटर के ऊपर शिफ्ट होते हैं लिवायतन का जो सीक्रेट बेस है और हम देखते हैं कि वहाँ पे बताते हैं कि एक हाइड्रा का जंप शिप जो है वो हमारी तरफ आ रहा है, हमारे पास टारगेट बिल्कुल सामने है, हम उसको गिरा सकते हैं। लेकिन उनका लीडर बोलता है कि नहीं, उसको लैंड होने दो यहाँ पे। और हमने जिस तरह से देखा था कि मैडम हाइड्रा जहाज में बैठ के कहीं जाती हैं तो वो दरअसल कहीं और नहीं बल्कि यहाँ लिवायतन के पास अकेले ही डायरेक्टली आ चुकी हैं। और उनका लीडर बोलता लगता है कि कोई इस लड़की के लिए यहाँ पे आया है। और वहीं पर हम देखते हैं कि वहाँ पे मैडम हाइड्रा जहाज से उतरती हैं और वो कहता है कि तुम सच में एक बहुत ही बड़ी फूलिश हो जो तुम्हें लगा कि तुम यहाँ पर अकेले ही आ गई और हम सबको निपटा डालोगी। क्या तुम किसी सुसाइड मिशन के ऊपर निकली हुई हो? और आखिरकार तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारे आने से मैं तुम्हारी कीमती सी औरत को यहाँ पे आसानी से ऐसे ही जाने दे दूंगा? अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मेरे लिए ग्रेट वैल्यू रखती है तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन और कौन नहीं। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि वहाँ पे मैडम हाइड्रा अपने पास से उस बॉक्स को निकालती हैं जिसकी तलाश लेवायथन को बहुत टाइम से लगी हुई है। और इसी तरह हम लोग यहाँ से द ककून के अंदर शिफ्ट होते हैं कुछ देर बाद। और वहीं से हम देखते हैं कि बेसिकली अब यहाँ पे जो सीक्रेट वॉरियर्स की टीम है अब निक फ्यूरी इनको अपना मिशन समझा रहे हैं। और वहाँ पे डेजी जॉनसन बोलती है कि अब से 2 नाम तुम लोगों को याद रखने हैं, एक हाइड्रा और एक लेवायथन। इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन वो रिस्ट्रिक्टेड है जो हम तुम्हारे साथ अभी शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें इस बारे में पता होना चाहिए कि निक फ्यूरी के पास और भी इस तरह की प्राइमरी टीम्स हैं जो कि एक्टिवली इन्हीं दोनों टारगेट्स के ऊपर काम कर रही हैं। हमारा काम यह है कि हम इन दोनों टीम्स के बीच में सपोर्ट का काम करेंगे। हम हाइड्रा के खिलाफ भी खड़े होंगे और लेवायथन की तरफ भी खड़े होंगे। हमारा ग्रुप जो है दरअसल एक सपोर्ट ग्रुप है और एक लास्ट सिनेरियो है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर तुम लोगों के पास कोई क्वेश्चन है तो फौरन पूछना शुरू करो इससे पहले कि मैं तुम्हें अपना अल्टीमेटम सुनाऊं। तो वहीं से जेटी बोलता है कि श्योर, मैं बस यही कहना चाहता था कि हमारे मेडिकल कवरेज के अंदर थोड़ी सी इंक्रीज आ जानी चाहिए अब। तो वहीं से बोलता है जेटी कि ये ठीक कह रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे कुछ टाइम में अल्सर होने वाला है, मेरा लैक्टोज है वो बहुत इंटॉलरेंस होते जा रहा है। तो वहीं से ईडन बोलता है कि ओ हाँ, तुम उनको वो दूसरी वाली चीज़ भी तो बताओ जो तुम मुझसे कह रहे थे। तो सेबेस्टियन बोलता है ओ हाँ, दूसरी चीज़ ये कि आजकल मुझे सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है और आजकल मुझे सोने में अजीब और गरीब खर्राटे आ रही हैं। तो ईडन बोलता है कि इसकी खर्राट इतनी ज़्यादा हैं कि हम अगले 2 रूम्स के अंदर वो सुन सकते हैं। तो वहीं पर निक फ्यूरी बोलता है कि तुम सब बस अब बहुत हो गया है।
तो इसे डेजी बोलती है कि चलो अब मैं तुम लोगों से खुल के बात करती हूँ सीधे तरीके से। निक ने इस बारे में सोचा है कि ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसके बाद से अब जो कुछ भी होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है और उससे कोई भी पीछे नहीं हट पाएगा। तो मुझे इसलिए लगता है कि तुम लोगों से ये बात करना बिल्कुल ठीक होगा। तो इस बात को जान लो अच्छे तरीके से कि अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे चीजें बहुत जल्द बहुत डेंजरस और बहुत ज्यादा जल्दी होने वाली हैं। तो इसलिए ये तुम्हारा आखिरी चांस है कि अगर इस टीम को तुम छोड़ के जाना चाहते हो। तो वहीं पे निक फ्यूरी बोलते हैं उनको घूरते हुए, तो वेल कौन है जो कि इस टीम को छोड़ के जाना चाहता है? लेकिन हम देखते हैं कि उनमें से कोई भी नहीं बोलता। तो वहीं पे क्वेग बोलती है मैंने कहा था ना मेरी टीम बिल्कुल स्टील है। तो वहीं से निक फ्यूरी बोलते हैं कि ऑल राइट देन दैट्स इट, पैक योर बैग्स फॉर अ लॉन्ग ट्रिप। अब तुम दोबारा जो इस बेस के ऊपर बहुत जल्दी वापसी नहीं आने वाले हो। तुम सब जो हो सेपरेटली ट्रैवल करने वाले हो और अपने फाइनल स्टेजिंग एरिया के अंदर एक साथ मिलोगे। तुम लोगों के जो इंस्ट्रक्शंस है वो तुम लोगों के कमरे के अंदर पहले से इंतजार कर रहे हैं। जो तुम लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उसको खामोशी से फॉलो करो और वो इंस्ट्रक्शंस तुम जो किसी के साथ शेयर नहीं करोगे। तो वहीं पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे निक फ्यूरी दरअसल वकार सागा की लिविंग ऑन द एज की तरह यहाँ पे लोगों को टास्क देके रखे हुए उनके कमरों के अंदर, और वहाँ पे हर एक लेटर के अंदर हर एक टीम मेंबर को एक अलग टास्क दिया गया है। मतलब निक फ्यूरी ने इस टीम को एक साथ नहीं रखा है बल्कि अलग अलग करके उनको एक साथ मिलवाने का सोचा है। तो हम देखते हैं कि डेजी जब अपना लेटर खोलती है तो उस पर लिखा होता है कि तुम जो यहाँ से एक फ्लाइंग जेट को लेके जाने वाली हो और जो डेस्टिनेशन जहाँ तुम्हें जाना है वो नेविगेशन सिस्टम में ऑलरेडी लॉक कर दी गई है। तुम अपने साथ जो हो इस पूरे के पूरे बेस की ज़्यादातर आर्मरी अपने साथ ले जाने वाली हो, तो इसलिए तुम सारे के सारे कमर्शियल रूट्स को अवॉइड करना और तुम अगले 15 मिनट में यहाँ से निकलोगी। तो जेरी तुम जो हो फ्लाइट नंबर 2407 के अंदर जाओगे सीट 5D के अंदर, जो कि 1:45 बजे यहाँ से निकलेगी और शिकागो के अंदर पहुंचेगी 2:15 बजे। अगर तुम्हें किसी भी किस्म के बैकअप पेपर्स या पैसों की जरूरत है तो लॉकर 235 इन कॉन्सोर डी से तुम ले सकते हो। ईडन मैं चाहता हूँ कि तुम और अलेक्जेंडर एक साथ जो इस कोऑर्डिनेट के ऊपर जंप करते हुए वहां से चले जाओ। वहां पे एक गाड़ी तुम लोगों का इंतजार कर रही होगी जो कि तुम दोनों को एक फाइनल डेस्टिनेशन पे ले जाएगी और उस जगह का नाम ग्रैंड मदर्स अपार्टमेंट है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ईडन जो है क्योंकि वो एक जबरदस्त किस्म का टेलीपोर्टर है तो उसको निक फ्यूरी ने कोऑर्डिनेट्स दे दिए ताकि वो अलेक्जेंडर के साथ वहां पे पहुंच जाए। यो तुम जो हो फ्लाइट 2407 लोगी, सीट नंबर F तुम्हारी है जो कि 1:45 बजे निकलेगी और शिकागो पहुंचेगी 2:15 बजे। अगर तुम्हें किसी भी पेपर के बैकअप की जरूरत है तो तुम लॉकर 152 कॉन्सोर E से ले सकती हो। जेटी तुम जो हो पार्किंग गैराज के अंदर जाओ, वहाँ पे साउथ साइड की बिल्डिंग के पास एक ब्लू कलर की वैन खड़ी होगी लेवल 3 के ऊपर। तुम्हारी फाइनल डेस्टिनेशन जो है तुम्हारी जीपीएस सिस्टम के अंदर प्रोग्राम कर दी गई है और जगह का नाम है एंटनीज बाथ हाउस। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये स्टोरी कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में यहाँ पे लिखी गई है। मतलब यहाँ पे हमें पूरी जो है एक स्पाई वाली फीलिंग आ रही है, एक ऐसा लग रहा है कि हम कोई मूवी देख रहे हैं बल्कि कॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। तो यही जो है खूबी जोनाथन हिकमैन की है। लेकिन यहीं पर हम अगले पल देखते हैं कि जब यहाँ पे सेबेस्टियन अपना लेटर खोलता है तो उसके लेटर के अंदर लिखा होता है, सेबेस्टियन तुम एक लायबिलिटी हो, अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, तुम यहाँ से घर चले जाओ। टू बी कंटिन्यूड।